हाँ जी, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड मास्टर पे। तो जो भी नया जुड़ा है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर कर देना और उनके पास भी सेंड कर देना जो कभी आज तक नहीं पढ़े हो, कभी आज तक नहीं देखे हो, सभी के पास में वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर भी कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, क्या बता दूँ सर जी? आप बोलोगे सर क्या बता दें, तो आपको मैं बता देता हूँ। आपको मैं पूरा का पूरा सिस्टम बता दूं। तो देखो, जो वैकेंसी है चंडीगढ़ पुलिस वैकेंसी 2023 को समर्पित हमारा कोर्स है सपनों की उड़ान के नाम से। बहुत अच्छा बैच स्टार्ट किया गया सपनों की उड़ान के नाम से और फीस मात्र और मात्र 599 रुपये। फीस कितनी है? मात्र और मात्र 599 रुपये। और अगर कोई भी आपका सजेशन हो, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो तो इस नंबर पे दे सकते हो और इसी नंबर से आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा वोकेब गुरु के नाम से। एप्लीकेशन कौन सा? एप्लीकेशन नहीं है। पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको 599 के अंदर मिल जाएगा। किसी प्रकार की और भी आपको टेक्निकल टीम से बात करनी हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो और किसी प्रकार की बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। पूरा का पूरा जो कोर्स है चंडीगढ़ जो पुलिस का कोर्स है पूरा का पूरा सपनों की उड़ान के नाम से बहुत अच्छा टारगेट पेन शुरू किया गया 599 के अंदर, ठीक है। तो जुड़ते रहना और कोर्स को बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सिलेबस करवा दिया जाएगा। एमसीक्यू पे चलते हैं अपने, बहुत अच्छे सारे बहुत अच्छे एमसीक्यू है, वो सभी एग्जाम के अंदर आए हुए पर्सन है सभी के सभी। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में कल भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए थे, सेम वही पर्सन है। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखो चार होता है, एक तो मैदान होता है, मैदान के बाद में पठार होता है, पर्वत होता है और पहाड़ियाँ होता है। जिसमें सर्वाधिक किसका मैदान पड़ता है, सर्वाधिक इलाका किसका पड़ता है? तो जो मैदान होता है मैदान का हिस्सा सर्वाधिक पड़ता है। किसका हिस्सा पड़ता है सर्वाधिक? मैदान का हिस्सा सर्वाधिक पड़ता है। ये भी पुराने एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न था, ये भी पुराने एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न था। कौन सा प्रश्न पूछा गया था? सर्वाधिक कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो सर्वाधिक मैदान का क्षेत्रफल है। और मैदान भी कौन सी नदियां तैयार करती है? जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, सिंधु हुआ, सतलज हुआ आदि अनेक सारी नदियां, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ऐसी अनेक सी नदियां भारत में मैदान का निर्माण करती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। व्याख्या थोड़ी सी देख लेना आपके लिए। आज बहुत अच्छा किया मैंने, व्याख्या भी साथ में लेके आया। आप लोग सर थोड़ी सी व्याख्या भी बता दिया करो। देख लो, संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान मैदानी भाग का है जो कि 43.2% है। देख लो कितना अच्छा आंकड़ा, 43.2% है। पठारी भाग 27.7% है। पर्वतीय भाग की बात करता हूं 10.6% है और पहाड़ी भाग की बात करता हूं 18.5% है। या तो दिमाग में इतना ही रखना, सर्वाधिक इलाका किसका पड़ता है? सर्वाधिक इलाका मैदानी भाग का पड़ता है। सर्वाधिक इलाका किसका पड़ता है? मैदानी भाग का पड़ता है। और आपके लिए एक अच्छी सी शायरी बता देता हूं, एक अच्छी सी शायरी जो जहां मैं पढ़ाता हूं उनके लिए बहुत अच्छी शायरी, एक स्पेशल शायरी है, वो हर किसी क्लास के अंदर मैं बोल देता हूं। चांद से भी प्यारी है चांदनी और चांदनी से भी प्यारी है रात, चांद से भी प्यारी है चांदनी और चांदनी से भी प्यारी है रात, रातों से भी प्यारी है जिंदगी और जिंदगी से प्यारे हो आप। इसी प्रकार क्लास में जुड़े रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर अच्छी लगे तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। देखो आपके लिए बहुत टारगेट बेंच तैयार किया गया सपनों की उड़ान के बेंच के नाम से, बहुत अच्छा टारगेट बेंच आपके लिए। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया प्रश्न। क्या प्रश्न है? 1964 के भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसके शोध पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है, भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है वो किसके शोध पे आधारित है? किसके शोध पे भारत का भौगोलिक प्रदेश आधारित है? किसके शोध पे? आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न बनता है। देखो ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। एसपी चटर्जी, एसपी चटर्जी ने बताया था भारत के इतने भौगोलिक प्रदेश होने ही चाहिए। किसने बताया? एसपी चटर्जी ने। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। इसकी व्याख्या नहीं है। सपनों की उड़ान के नाम से बहुत अच्छा टारगेट। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला किस पर्वतीय युग से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतीय
किस पर्वतीय युग से संबंधित है? 4-5 युग होते हैं, 4-5 युग होते हैं। विश्व भूगोल में जब पढ़ते हैं तो अपने भूगोल का कैलेंडर भी पढ़ा होगा, विश्व भूगोल जब पढ़ते हैं भूगोल का कैलेंडर का भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो अल्पाइन आया था, अल्पाइन युग आता है सबसे लास्ट में, अल्पाइन युग आता है। इसी अल्पाइन युग के अंदर किसका निर्माण हुआ था? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इसे वलित पर्वतमाला, विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला भी किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला। विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला को विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो इसकी व्याख्या बता देता हूं। हिमालय पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वतमाला है जो कि नवीन पर्वत युग या अल्पाइन युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पाइन युग से संबंधित है, एक नवीन वलित पर्वतमाला है। यह प्रश्न भी आपको दिमाग में खोपड़े में छाप लेना, ठीक है? इस प्रश्न को भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? जो भूसन्नति का सिद्धांत था, जो भूसन्नति का सिद्धांत था वो किसने दिया था? 3 सिद्धांत आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि भौतिक प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा आपको, भौतिक प्रदेश में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। क्या? भूसन्नति का सिद्धांत तो कोपर का सिद्धांत है, भूसन्नति का सिद्धांत तो कोपर का सिद्धांत है। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत तो किसका सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत तो वेगनर का सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत तो वेगनर का सिद्धांत है। भूसन्नति का तो सिद्धांत कोपर का सिद्धांत है। और प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? हैरियस का सिद्धांत है। अपने से क्या पूछ रहा? भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपर ने दिया था। एमसीक्यू मॉक टेस्ट लगा लिया करो, पेपर में पास होना है तो लगा लिया करो। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोपर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार 33 भूसन्नति के दोनों ओर क्रमशः उत्तर व दक्षिण में अंगारालैंड तथा गोंडवानालैंड आपस में अवसादीकरण हुआ। भूसन्नति में परतदार चट्टानें बनती है, जिसे क्षेत्रीय अभिसरण तथा तली में दसाव के परिणाम स्वरूप यूरेशियन खंड के किनारे पर कई उन्नल पर्वत श्रेणी तथा भारतीय खंड के किनारे पर हिमालय पर्वत श्रेणी बनती है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य से वलन अप्रवाहित उत्थित पठारी भाग तिब्बत का निर्माण होता है, जो मध्य पिंड के रूप में जाना जाता है। इस मध्य पिंड को कोपर ने स्वाभिसन वर्ग कहा, जो कि तिब्बत का पठार है। यानी कि सिंपल सी बात है कि बात कहना चाहता है, जब कोपर का भूसन्नति का सिद्धांत हुआ, भूमि का सिकुड़न हुआ, अंगारालैंड जो गोंडवानालैंड था आपस में अवसादीकरण हुआ और बीच का जो वलन के रूप में भाग निकला था उसे ही हिमालय कहा गया था। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना, अगर अच्छी लगे तो, लगे भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? सिंपल सी बात पूछ रहा भाई, कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा, सिंपल सी बात कर रहा। अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश कौन सा है? अरावली पर्वतमाला तथा विंध्य श्रेणी पड़ती है, इसको अलग करने वाला कौन सा पड़ता है? जीबीटी पड़ता है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट कहा जाता है। अरावली पर्वतमालाओं और विंध्य श्रेणी को अलग करने वाली कौन सी? जीबीटी पड़ता है। हिमालय फ्रंट फोल्ड किसको अलग करती है? अगर आपने पढ़ रखा है तो किसको अलग करती है? यह अलग करती है दक्षिणी हिमालय और उत्तर भारत के विशाल मैदान को अलग करती है। अच्छा, एमसीटी एमबीटी दो थे, एमसीटी और एक एमसीटी किसको अलग करता है? मुख्य हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करता है। एमबीटी किसको अलग करता है? तो मध्य हिमालय को दक्षिण हिमालय से अलग करने वाला कौन सा? एमबीटी। अपने से क्या पूछ रहा? अपने से विंध्य श्रेणी पूछ रहा, या फिर क्या पूछ रहा? भ्रंश इसके अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य की बात पूछ रहा। जीबीटी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट होगा। सिंपल सा प्रश्न आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी व्याख्या थोड़ी सी बता देता हूं, कोई खास नहीं है, राजस्थान से संबंधित है। अरावली के दक्षिण में अरावली पर्वतमाला विंध्य श्रेणी को पृथक करने वाला भ्रंश ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है, जो मैंने आपको बताया जीबीटी कहा जाता है, जिसे जीबीटी कहते हैं। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ सवाई माधोपुर कोई काम का नहीं है, इतना से याद रखना। जो अरावली है, या फिर सिंपल सी बात करूं विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा भ्रंश है? तो जीबीटी भ्रंश पड़ता है। कौन सा भ्रंश पड़ता है भाई? जीबीटी भ्रंश उसके मध्य में पड़ता है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ और एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न कौन सा है? भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, पहले तो ये पता हो सबसे ऊंची है कौन सी? K2, जिसे
गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। कौन सा ऑस्टिन? जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई पता होना चाहिए 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई पड़ती है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है, न कि हिमालय के अंदर है, न कि हिमालय के अंदर है, बल्कि ट्रांस हिमालय के अंदर पड़ती है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है जिसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है, हिमालय से पूर्व में हो चुका है, उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी पड़ती है कराकोरम श्रेणी। इसी कराकोरम श्रेणी के अंदर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत जिसकी सब ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। अगर बात करूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अगर बात करूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, फिर आप माउंट एवरेस्ट करना, फिर आप माउंट एवरेस्ट करना जो कि कहाँ पे पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई पड़ती है वो कितनी पड़ती है? 8848 मीटर पड़ती है। कितनी पड़ती है? 8848 मीटर पड़ती है। अपने से भारत की सबसे ऊंची पूछ रहा, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में आती है। किस हिमालय में आती है? ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। K2 कहा जाता है या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। काफी बार रिपीट हुआ प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में सिंपल सा पूछ लिया जाता है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक भाग है। मैंने सारी बातें बता दी, फालतू टाइम नहीं खराब करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क का मतलब कौन सा बात कर रहा है? शुष्क का मतलब सबसे सूखा स्थान बात कर रहा है। सबसे सूखा स्थान कौन सा? भारत का सबसे सूखा स्थान की बात कर रहा, सबसे शुष्क स्थान की बात कर रहा, जहां पे सूर्य का ताप भी ज्यादा पड़ता है, जहां पे सूर्य का ताप भी ज्यादा पड़ता है, सूर्य का ताप भी ज्यादा पड़ता है और पानी की भी कमी आती है, उसे सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है। वो कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, लेह या फिर चूरू? तो चूरू भारत का सबसे शुष्कतम स्थान के अंदर आता है। कौन सा? चूरू भारत का सबसे शुष्कतम स्थान के अंदर आता है। इस बात को भी दिमाग में गांठ बांध लेना, यह बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए। आगे, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में है? हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? हरिद्वार की बात करा या फिर देहरादून की बात करा, हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय के अंदर स्थित है? दो ऑप्शन आपके सामने, महान, लघु, ट्रांस एवं शिवालिक। आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया था ये प्रश्न जब मैंने हिमालय करवाया था। महान हिमालय पड़ता है, मध्य हिमालय पड़ता है और एक कौन सा? शिवालिक हिमालय पड़ता है। शिवालिक हिमालय पड़ता है। तो जो दून व पड़ता है, द्वार पड़ता है, वो शिवालिक हिमालय के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें दून व द्वार के नाम से जाना जाता है। तो कौन से हिमालय के अंदर पड़ता है? तो शिवालिक हिमालय के अंदर पड़ता है। कौन से हिमालय में? शिवालिक हिमालय के अंदर पड़ता है। दून व द्वार घास के मैदान कौन से में? शिवालिक हिमालय के अंदर पड़ता है। इस बात को भी दिमाग में पता होना चाहिए। शिवालिक हिमालय में दून व द्वार की विशेषता पाई जाती है। हरिद्वार व देहरादून शिवालिक हिमालय का भाग जो कि पर्वत पर्वतीय घटिया है होती है, जिन्हें पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। सिंपल सी बात है, घास के मैदान थ्योरी में बहुत अच्छे से करवा रखा है। आगे चलते हैं। हाँ, भारत का सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक भाग कौन सा? भारत का सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक भाग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक भाग कौन सा? सबसे फैला हुआ भारत का भाग कौन सा पड़ता है? तो सिडनी बुराड ने हिमालय को 5 नदियों की सहायता से 4 प्रदेशों में बांटा था। कौन सा? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। नेपाल हिमालय की चौड़ाई 800 मीटर पड़ती है, 800 किलोमीटर पड़ती है। सबसे लंबा चौड़ा भाग कौन सा पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और इसी नेपाल हिमालय के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जोहार सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया वह था। यानी कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले 2 दर्रे पड़ते हैं। एक तो बनिहाल दर्रा पड़ता है, एक कौन सा? पीर पंजाल दर्रा पड़ता है। पीर पंजाल दर्रा वर्तमान में बंद है, आतंकी हमलों के कारण थोड़ा खतरनाक है, इसलिए पीर पंजाल दर्रे को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाना है तो कौन से दर्रे से जाते हैं? बनिहाल दर्रे से जाते हैं। इसी बनिहाल दर्रे के ऊपर
इसी बनिहाल दर्रे के ऊपर बात करता हूँ। इसी बनिहाल दर्रे के ऊपर एक सुरंग है, भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है। चेनानी नासरी सुरंग पड़ती है, भारत की सबसे लंबी भूमिगत सुरंग कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग पड़ती है। और यहीं पे जवाहर सुरंग पड़ती है, यहीं पे जवाहर सुरंग पड़ती है। प्रश्न क्या? हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग स्थित है, यानी कि कौन से दर्रे में? बनिहाल दर्रे के अंदर जवाहर सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वह कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे के ऊपर कौन सी सुरंग स्थित है? तो जवाहर सुरंग उसी बनिहाल दर्रे के ऊपर स्थित है। बनिहाल दर्रा हाल ही में चर्चित है क्योंकि यहां पर स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उद्घाटन किया है। ठीक। तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। देखो, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करता हूं, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करता हूं। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात करता हूं तो चार आपको पॉइंट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चार पॉइंट आपको कौन से अच्छे से चार पॉइंट पता होना चाहिए? तो चार पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कौन से चार पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको वहां पे भाबर पता होना चाहिए, एक वहां पे आपको तराई पता होना चाहिए, एक आपको वहां पे बांगर पता होना चाहिए और लास्ट में खादर पता होना चाहिए। चार ऑप्शन आपको देके बोलेगा इनको उत्तर से दक्षिण में क्रम पे से लगाओ। चार ऑप्शन देके बोलेगा इनको उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम से लगाना है, भाबर, तराई, बांगर, खादर। बाबर को, तराई को, बांगर को, खादर को चार ऑप्शन देके बोलेगा क्रम से लगाओ। सबसे पहले बाबर, जहां पे नदी का क्या होता है? नदी विलुप्त हो जाती है, वहां पे नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तराई में नदी का पुनर्जन्म होता है, नदी का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगले चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। क्या पूछ रहा? तराई के प्रदेश में कौन सा? तराई के उत्तर में कौन सा? बाबर पड़ता है, बाबर पड़ता है। तराई के प्रदेश में उत्तर कौन है? बाबर पड़ता है। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी से कहा जाता है। रेह कल्लर, जो नमकीन सी सफेद परत आ जाती है उसे रेह या फिर कल्लर के नाम से जाना जाता है। तराई के उत्तरी भाग में बाबर प्रदेश पाया जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में बांगर कहा जाता है। मैंने यही लिखाया था, दक्षिणी भाग में बांगर कहा जाता है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान और गेहूं व चावल की कृषि को अलग करती है? सिंपल सी बात करें, अभी मध्य भारत में कितनी वर्षा होती है? सिंपल सी बात एक ही है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान को, गेहूं व चावल की कृषि को अलग करती है? 100 सेंटीमीटर वर्षा। जो मध्य भारत में वर्षा होती है इसे 100 सेंटीमीटर वर्षा कहते हैं, वही गेहूं व चावल के मैदान को अलग करती है। ठीक है, सिंपल सा। और क्या याद रखना, मानसून का प्रस्फोट कहाँ पे कहा जाता है? केरल में। केरल में जब मानसून सबसे पहले टकराता है इसे मानसून का प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। किसे? केरल के अंदर। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिन राव के अंदर होती है, मेघालय शिलोंग के अंदर। खांसी की पहाड़ी के ऊपर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, मासिन राव मेघालय के अंदर पड़ता है। इस बात को भी दिमाग में ठाप लेना। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान के चावल व गेहूं की कृषि को अलग करती है। हाँ, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बनाया गया? संसार का जो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात कर रहा। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बनाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। ठीक है, असम राज्य के अंदर बना हुआ विश्व का बहुत फेवरेट पर्सन है, इस पर्सन को छाप लेना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में पाया जाता है जो कि भारत में स्थित है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ये सेम बात मैं आपको पीछे बता के आ चुका हूं।
पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। इसे पश्चिमी सह्याद्री भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ चोटियां पाई जाती है, मैंने आपको कोर्स में बहुत अच्छे से करवा रखा है। कराकस, नल्लामला, एरामला, वालाकोटा, पालाकोटा, जावड़ी, सेवराय। कराकस, नल्लामला, एरामला, वालाकोटा, पालाकोटा, जावड़ी, सेवराय, यहाँ पे प्रमुख चोटियां भी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची कौन सी पड़ती है? महेंद्रगिरी पड़ती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2635 किलोमीटर। सॉरी, करेक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, भी याद आ गया तब बताऊंगा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची कौन सी? दोदा बेटा कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये सबसे ऊंची अनाई मुंडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाई मुंडी। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है दोदा बेटा। और ये सबसे ऊंची कौन सी? अनाई मुंडी। आपसे पूछा जा सकता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? अनाई मुंडी है। और दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? दोदा बेटा पड़ता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और आज के इतने ही अपने क्वेश्चन रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को देखो शेयर जरूर कर देना। सभी ग्रुप में वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना वीडियो के ऊपर। और अपना प्यार व स्नेह देते रहना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।